नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे के आज के अंक में। चलते हैं पहली खबर की तरफ। ये द हिंदू के पहले पेज पर छपी है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक्स ऑन बुलडोजर कल्चर। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई व्यक्तियों के घरों को बुलडोजर से ढा देने की प्रथा की निंदा की। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इस प्रकार के मामलों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने इसे माइट इज राइट के रूप में परिभाषित किया और इसे कानून के शासन का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस तरह की कार्यवाहियों में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता और बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया या कानूनी उपायों के लोगों के घरों को नष्ट कर दिया जाता है। 95 पन्नों की एक विस्तृत निर्णय में कोर्ट ने राज्य सरकारों को कुछ निर्देश दिए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि घरों का ध्वस्तीकरण या डिमोलिशन 15 दिन से पहले सूचना देने के बाद ही किया जाएगा, जिसमें कार्यवाही के कारणों का विवरण और संपत्ति के मालिक को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा डिमोलिशन की प्रक्रिया को वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा और यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो संबंधित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही और अभियोजन की संभावना होगी। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 14वें पन्ने पर छपी है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इनॉग्रल इंडियन ओशन डायलॉग बिटवीन यूएस इंडिया टू बी हेल्ड टुडे। भारत और अमेरिका 14 नवंबर को अपना पहला यूएस इंडिया इंडियन ओशन डायलॉग आयोजित कर रहे हैं। इस संवाद में अमेरिकी उप विदेश सचिव कर्ट कैंपबेल और प्रमुख उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिनर वर्चुअली भाग लेंगे। यह संवाद मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इसके अलावा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या आईसेट इंटरसेशनल भी आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य तकनीकी नवाचार और उत्पादन में सहयोग को विस्तार देना है। भारत अमेरिका सहयोग का इतिहास 2015 से जुड़ा है, जब राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन जारी किया गया था। इसके अलावा क्वाड समूह, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं, इंडियन ओशन क्षेत्र से जुड़ा है और इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव की घोषणा कर चुका है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 16वें पेज पर छपी है और ये बुकर प्राइज से संबंधित है। ब्रिटिश राइटर हार्वी विंस बुकर प्राइज। सामंता हार्वी को अपनी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑर्बिटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक दिन की कहानी को दर्शाता है। कोविड 2019 लॉकडाउन के दौरान लिखी गई यह उपन्यास 6 फाइनलिस्टों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई, जिसने पिछले 3 बुकर प्राइज विजेताओं की संयुक्त बिक्री को भी पार कर लिया। बुकर प्राइज एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सबसे बेहतरीन उपन्यास को प्रदान किया जाता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में यूके में हुई थी। शुरुआत में केवल कॉमनवेल्थ लेखकों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन 2014 से यह पुरस्कार दुनिया भर में अंग्रेजी में लिखी गई किताबों को दिया जा सकता है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 20वें पन्ने पर छपी है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अलार्मिंग रेट ऑफ डिक्रीज इन अफ्रीकन एलिफेंट काउंट। 1964 से 2016 तक 37 देशों में 475 जगहों पर किए गए अफ्रीकी हाथियों की आबादी के व्यापक अध्ययन से पता चला है कि सवाना और वन हाथियों की आबादी में चिंताजनक गिरावट आई है। सवाना हाथियों की संख्या में लगभग 70% की कमी आई, जबकि वन हाथियों की संख्या में 90% की कमी आई, जिसका मुख्य कारण अवैध शिकार और आवास का नुकसान था। कुल मिलाकर सर्वेक्षण किए गए स्थलों पर औसतन 77% आबादी में कमी आई। हालांकि संरक्षण प्रयासों के कारण कुछ आबादी में वृद्धि भी देखी गई। अफ्रीकी वन हाथी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड तथा अफ्रीकी सवाना हाथी को IUCN की रेड लिस्ट ऑफ सर्टेन स्पीशीज में एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 9वें पन्ने पर छपी है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। आफ्टर फाइनेंस कमीशन नज ऑल स्टेट्स बट अरुणाचल फॉर्म पैनल्स, गुजरात लेटेस्ट। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में अब स्टेट फाइनेंस कमीशन स्थापित हो चुके हैं। गुजरात 4 नवंबर को अपना आयोग स्थापित करने वाला नवीनतम राज्य बन गया है। ये कदम 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिसमें 2020 की रिपोर्ट में राज्यों द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशन स्थापित करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की गई थी और ये सुझाव दिया गया था कि जिन राज्यों ने संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया, उन्हें मार्च 2024 के बाद अनुदान नहीं मिलेगा। संविधान के आर्टिकल 243I के अनुसार राज्यों को हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन स्थापित करना अनिवार्य है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके और यह सिफारिश की जा सके कि राज्य की राजस्व राशि या स्टेट रेवेन्यू को स्थानीय सरकारों के साथ किस प्रकार साझा किया जाए।
सभी राज्यों के लिए छठी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन 2019 से 20 तक होना था, लेकिन अब तक केवल 9 राज्यों ने अपनी छठी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कई राज्यों ने अपनी स्टेट फाइनेंस कमीशंस को दूसरे या तीसरे चरण तक ही सीमित रखा है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये इंडियन एक्सप्रेस के 17वें पेज पर छपी है। इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, व्हाई आर दीज बैंक्स टू बिग टू फेल? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स या डीसिब्स के रूप में बरकरार रखा है। ये तीनों बैंक 2023 की डीसिब्स सूची के तहत पहले की तरह उसी श्रेणी में बने रहेंगे। सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स या एसआईबीज उन बैंकों को कहा जाता है जिन्हें टू बिग टू फेल के रूप में माना जाता है, यानी ये बैंक इतने बड़े होते हैं कि इनका विफल होना आर्थिक तंत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। ऐसे बैंकों का निरंतर कामकाजी होना अर्थव्यवस्था के लिए तथा आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर डीसिब्स के चयन प्रक्रिया की तरफ देखें तो प्रणालीगत महत्व वाले बैंकों का मूल्यांकन उनके आकार, जटिलता और आपसी संबंधों के आधार पर किया जाता है। केवल वे बैंक जिनका आकार देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के 2% से अधिक हो, उन्हें मूल्यांकन के लिए चयनित किया जाता है। जो बैंक प्रणालीगत महत्व की एक निश्चित सीमा के ऊपर होते हैं, उन्हें डीसिब्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं आज की अगली खबर, जो पीआईबी से ली गई है, डिफेंस से जुड़ी है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इंडियन नेवी टू कंडक्ट 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24। भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर 2024 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रही है। मूल रूप से 2018 में संकल्पित सी विजिल को 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए अपनाए गए उपायों को मान्य करने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत के 11,098 किलोमीटर के समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल करते हुए यह व्यापक अभ्यास संपूर्ण तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे, मछुआरों और तटीय आबादी सहित सभी समुद्री हितधारकों को एक साथ शामिल करेगा। अभ्यास का एक उद्देश्य तटीय समुदायों के बीच समुद्री सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये पीआईबी से ली गई है, हिस्ट्री से जुड़ी और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 से संबंधित है। ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस, पीएम टू विजिट बिहार ऑन 15 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 15 नवंबर बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की याद में समर्पित होगा। इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को उन वीरों की शहादत और संघर्षों के बारे में जागरूक करना है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दी। यह तिथि बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ उलगुलान या क्रांति का नेतृत्व किया। जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समुदायों के गौरवमय इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के लिए मनाया जाएगा। अब देखते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है, डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार संयुक्त संचालन को प्रभावी ढंग से अंजाम दे सके। पूर्वी प्रहार में उन नवीनतम तकनीकों का एकीकरण किया गया है जो सैन्य संचालन के भविष्य को नया आकार दे रही है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ हेडलाइंस ऑफ द डे के लिए। धन्यवाद।